don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो फ्रेंड्स, और लास्ट क्लास में हमने देखो पढ़ा था स्टोन एज और आज हम पढ़ने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और आपको पता ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देखें बच्चों, तो देखो टाइम पीरियड है फ्रॉम 2600 BC टू 1900 BC। अब जो टाइम पीरियड है इट इज अकॉर्डिंग टू आई थिंक एनसीईआरटी। तो ये टाइम पीरियड है, मतलब कि ये इसका मैच्योर फेज था कि इस समय पर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एट इट पीक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। अब ब्रॉन्ज एज इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि जो पहला मेटल इंसान ने यूज किया वो कॉपर, और फिर हमें और भी मेटल्स मिले होंगे लाइक टिन। तो इंसान ने कॉपर को थोड़ा सा सॉलिड बनाने के लिए, थोड़ा सा और हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या मिला दिया, टिन मिला दिया, और कॉपर प्लस टिन बन जाता है ब्रॉन्ज। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, जनरली हम देखते हैं। बाकी इस पूरे वर्ल्ड में उस समय पर जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो रूरल थी, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी। अर्बन मतलब समझते ना बच्चों, जहाँ पे सारी बेसिक एमिनिटीज होती है, एक अच्छा लिविंग स्टाइल होता है, तो उसको हम अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे मड ब्रिक्स यूज हो रही थी, यहाँ पे हम बर्न ब्रिक्स यूज कर रहे थे। मड ब्रिक्स का मतलब ना मिट्टी की ईंटें, हम यहाँ पे मिट्टी को पका के ईंटों को यूज कर रहे थे। तो सोचो कि हम कितने एडवांस थे इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और वो इसका एक यूनिक फीचर था। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिविलाइजेशन थी वो सब कैसी थी, वो रूरल सिविलाइजेशन थी। ओके, far more developed than previous civilization as compared to the contemporary civilization of the world. जो previous civilization थी उनसे तो far better थी ही थी। Even the contemporary civilization, contemporary मतलब क्या होता है, at that time जो समय पे और भी सिविलाइजेशन थी उनसे भी एडवांस थी। उस समय पर जैसे कि चाइना में सिविलाइजेशन थी, इराक ईरान में सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया जिनका आपने नाम सुना होगा, तो इन जगह पे भी सिविलाइजेशन थी, बट उनसे सबसे एडवांस थी। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन बुलाते हैं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बच्चों जो पहली सिटी हमने फाउंड की वो थी हड़प्पा। तो उसी के नाम पे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम डाला। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या पता बच्चों उस समय पे उस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा था या नहीं था, बट ये तो हमने हड़प्पा डाला, क्या पता उसका नाम हड़प्पा ना ही हो, या हड़प्पा की जगह पे मिली थी तो हमने उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। देखो कोई भी चीज एकदम डेवलप नहीं होती, ग्रेजुअली होती है। तो भाई इंडस सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज था वो 2600 टू 1900 BC था, बट उससे पहले कभी अर्ली या प्री हड़प्पन या थोड़े से ट्रेड मिले होंगे, जैसे 3200 से 2600 BC तक क्या थी, प्री हड़प्पन। मैच्योर जो हड़प्पन एज थी वो थी 2600 से 1900 BC, और फिर लेट हड़प्पन, और कोई भी चीजें फिर ग्रेजुअली क्या कर जाती है, ग्रेजुअली खत्म होती है। तो भाई लेट हड़प्पन जो फेज था वो कौन सा था, 1900 BC से 1300 BC तक। और हम देखेंगे कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और इसके बाद आने वाली सिविलाइजेशन भी जो हमारे इंडिया में जैसे वैदिक एज, वो भी बच्चों एक रूरल सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इसलिए ही इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ आईबीसी, क्या उसका एक्सटेंट था, लार्जेस्ट ऑफ 3 अर्बन कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना। आप कह सकते हो कि इनमें भी कहीं ट्रेट ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन देखे गए, बट सबसे जो अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी वो थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि भाई इंडिया में जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे मिली, या वो किन साइट्स पे मिली, वो किन स्टेट्स में मिली। तो जैसे वहां पे लिखा हुआ है कि भाई वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पाकिस्तान एक्सेट्रा में वो मिली। हम ना उसके ना देखते हैं कि उसके जो हमारे जो उसके रिमेन्स थे वो कहां से कहां तक मिले। तो हमने उसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डिसाइड कर लिया कि भाई सबसे नदर मोस्ट जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो थी जगह मांडा इन जम्मू कश्मीर। सबसे सदर्न मोस्ट जो जगह थी उसका नाम था दैमाबाद इन महाराष्ट्र। सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो जगह थी उसको बोलते थे आलमगीरपुर, और सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट थी उसका नाम था केंद्रगोर इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान। तो बच्चों ये याद रखना कि जो नदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो मांडा इन जम्मू, सदर्न मोस्ट दैमाबाद इन महाराष्ट्र, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर हिंडन के बराबर में गाजियाबाद मेरठ का वाला एरिया, वो इसका सबसे वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था। और जो उसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था वो था बलूचिस्तान में सुतकेनगोर
इन पाकिस्तान, जो आजकल कहाँ पे है, पाकिस्तान। और बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस जगह से, तो आप उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्जैक्टली उसमें क्या बहुत खास था, क्या खास नहीं था। तो बच्चों एक जो उसकी टाउन प्लानिंग, मतलब इट वाज द वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कि उसकी जो टाउन प्लानिंग थी। आज देखा है बच्चों, जब भी हम किसी पुराने शहर में जाते हैं, लाइक आप पुराना देहरादून देख लो, पुराना गाजियाबाद देख लो, उनकी जो गलियां हैं वो देखा होगा आपने, कहीं पे भी मुड़ जा रही है, कहीं पे भी खुल जा रही है, कोई प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं है। मतलब इवन टुडे इन 2022 वहां पे हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ ऐसे शहर जो चंडीगढ़ है, लाइक ग्रेटर नोएडा, इंदौर, जहाँ पे नया बस्ती बसाई गई है, नया शहर बसाया गया है, वहां पे हम हर चीज को प्रॉपर करते हैं कि ऐसे रोड्स जाएंगी, यहाँ पे पार्क्स होंगे खेलने के, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल्स होंगे, यहाँ पे टेम्पल होगा, वहां पे हर एक चीज प्लान। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाउन प्लानिंग। और बच्चों वहां पे ना शहर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक थोड़ा अपर पोर्शन था और एक थोड़ा लोअर पोर्शन था। अपर पोर्शन को हम बोलते थे सिटाडेल, क्या बोलते, मैंने बनाया फिगर। तो कुछ लोग ऊपर रहते थे, कुछ लोग नीचे रहते थे। जो लोग ऊपर रहते थे उस जगह को बोलते थे सिटाडेल। जनरली माना जाता है कि इस जगह पे रूलर या एलीट क्लास रहती होगी, अमीर लोग या रूलर टाइप लोग रहते होंगे। फिर एक था थोड़ा लोअर एरिया जो ज्यादा एक्सटेंसिव था, ज्यादा फैला हुआ था, और उसको हम बोलते थे लोअर पार्ट। माना जाता है कि वहां पे कॉमन लोग रहते होंगे। तो ये कुछ था। अब बच्चों वहां पे अभी हमें हड़प्पा के बारे में हर एक चीज नहीं पता, क्योंकि बच्चों देखो वो पार्ट था प्रोटो हिस्ट्री का। अब हमें नहीं पता कि वहां पे किस तरह का रूल हुआ करता था, डेमोक्रेसी थी, मोनार्की थी, ओलिगार्की थी, हमें कुछ नहीं पता। तो हमें हम जरा अज्यूम कर सकते हैं कि भाई अगर टाउन प्लानिंग में दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ऊपर जो ऊपर वाला जो पोर्शन था जहां पे जो छोटा था बट जो अच्छा था, जहां पे हमें बहुत सारी बिल्डिंग मिलती है, तो हमने उसको बोला सिटाडेल। और एक लोअर पोर्शन था जो एक्सटेंसिव था बट वहां पे ऐसा कोई खास बिल्डिंग नहीं मिली, तो हमने सोचा कि भाई वहां पे रहते होंगे कॉमन पीपल। अब बच्चों आपको बताइए अंबानी का इंटीरियर वो भी ऑब्वियसली पोर्श चीज है, तो वहां पे भाई अरे वहां पे मुंबई में एक स्लम एरिया होता है, तो उस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि भाई ऑब्वियसली स्लम देख के हमें बताइए गरीब लोग ही रहते होंगे, अमीर लोग तो यहाँ रहते नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम वहां पे उनकी रोड्स देखें तो बच्चों जो रोड्स थी वो आपस में 90 डिग्री पर काटती थी। और ये आजकल चंडीगढ़ और ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, इवन इन पुराना देहरादून वहां पे भी रोड्स 90 डिग्री पे नहीं काटती। आप देख लो जहां पे भी नया शहर बसता है वहीं पे ही ऐसा होता है। और वो अपने टाइम से बहुत आगे थे, उनके यहाँ पे शहरों में रोड्स 90 डिग्री पे आपस में काटती थी। तो ग्रिड पैटर्न था, देखो ए ग्रिड बी सी डी, और जो रोड्स होती थी वो आपस में 90 डिग्री पे काटती थी। यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स और स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, आपने देखा होगा ना, आज भी आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, जो ब्रिक्स होती है उनका कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड साइज होता है। वो उस समय पर स्टैंडर्ड साइज यूज करते थे और बर्न ब्रिक यूज करते थे, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मड ब्रिक चल रही थी बट वो बर्न ब्रिक यूज करते थे। बर्न ब्रिक समझते ना, हमने देखा होगा चिमनी वाली जो ईंट होती है जो पका के बनाई जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। रेशियो 1:2:4 थिक विड्थ और लेंथ। ओके, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था। आज भी आप देखते हो इवन देहरादून और इवन मुंबई, when there is rain, when there is heavy rain, there is always a flood. बट उस समय पर उनका ड्रेनेज सिस्टम इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। पानी आता था और पानी गायब हो जाता था, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेटर था। तो वो अपने ड्रेनेज में यूज करते थे, जो नाला बनाने के लिए जो अंदर वो मटेरियल यूज करते थे, मोर्टार जो आज भी यूज होता है, लाइम जिप्सम तो आज भी यूज होता है, तो उस समय पर भी इन चीजों को यूज करते थे। दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड आईबीसी एज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ड्रेनेज कवर्ड विद स्लैब्स, ड्रेनेज स्लैब से कवर थी। इवन आप आज भी देखते हैं कि कहीं कहीं पर ड्रेनेज स्लैब से कवर नहीं होती, और उन्होंने उस समय पर जो भी नालियां थी उनको स्लैब से ऊपर उनके स्लैब लगाए हुए थे कि जिससे कोई भी गंदगी या कोई भी इंसान उसके अंदर ना गिर जाए। तो मतलब सोचो कितना एडवांस है। हाउसेस 2 और मोर स्टोरेज हुआ करते थे, जैसे आज भी घर एक दो तीन मंजिल के होते हैं, उसमें भी हुआ करते थे। बाथरूम्स में टाइल्स हुआ करती थी और कोई भी विंडो स्ट्रीट्स में निकलती थी। मतलब जो भी विंडो हुआ करती थी वो स्ट्रीट से खुलती थी, वो घर के अंदर ही खुलती थी, घर के अंदर वाली साइड खुलती थी, सीधा स्ट्रीट्स में विंडो नहीं खुलती थी। ठीक है, मेन स्ट्रीट में विंडो नहीं खुलती थी। मे बी रीजन क्या हो, मे बी वो अपनी लाइक विमेन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आज भी तो हम ऐसे ही करते हैं, जैसे कि कहीं पे कर्टेन लगाते हैं, कहीं पे पर्दा लगाते हैं, तो मे बी द रीजन यही हो। बाकी हमें क्या पता हमें क्या रीजन हो सकता है, हम जस्ट अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ऐसा रहा होगा।
ठीक है, सिर्फ एग्जाम तो कर सकते हैं और से ज्यादा क्या करेंगे। यहाँ पे लिखा है नो विंडो फेस स्ट्रीट्स। जो उनकी, हम अगर उनकी आर्ट वर्क की बात करें तो जो आर्ट वर्क में आज भी हम देखते हैं, लाइक प्लेइंग गिटार, सिंगिंग सॉन्ग्स, या डांसिंग, या पेंटिंग, या कोई भी ऐसी चीज, ज्यादा आर्ट वर्क उस समय पे भी देखो कुछ आर्ट वर्क हुआ करता था, जैसे कि पोर्ट्री। मैंने आपको बताया कि जब हमने एग्रीकल्चर को डेवलप किया तो हमें उसको कंजर्व, जो उसका प्रोड्यूस था उसको कंजर्व, उसे बचा के रखने के लिए भी हमें कोई ना कोई पोर्ट तो चाहिए था। तो हमने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, और उस समय पर जो पोर्ट्री हम यूज करते थे वो करते थे रेड एंड ब्लैक पोर्ट्री। रेड एंड ब्लैक पोर्ट्री का मतलब क्या होता था बच्चों, रेड वेयर पोर्ट्री होती है, रेड कलर का हुआ करता था पोर्ट्री, और उसके ऊपर ब्लैक से डिजाइन बनाया करते थे। ये क्वेश्चन आता है। अब आपसे कोई बोले कि भाई रेड एंड ब्लैक पोर्ट्री वाज यूज्ड टिल लिथिक एज या स्टोन एज, तो भाई हम गलत बोल रहे हैं। नहीं, हमें बताया कि वो कहां पे यूज होती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और वही पोर्ट्री का क्या काम था, पानी को स्टोर करना, रेस को स्टोर करना, एक्सेट्रा। टेराकोटा आर्टिकल्स, टेराकोटा मतलब समझते हो मिट्टी के कुछ आर्टिकल्स हुआ करते हैं बच्चों के खिलौने जैसे। वो देखो आज हम हर चीज में प्लास्टिक यूज करते हैं, उस समय पर जनरली क्या यूज करते थे, मिट्टी यूज करते थे। तो प्लास्टिक वाज नॉट नोन टू द ह्यूमन। तो भाई उस समय पे भी हमें कोई ना कुछ चाहिए, तो बच्चे उस समय पे भी खेलते होंगे। तो फिगर ऑफ एनिमल्स, टॉय, इवन बैंगल्स, मिट्टी की चूड़ियां भी हुआ करती थी। तो जो ये टेराकोटा आर्टिकल्स, टेराकोटा इज लाइक मड, जो चीज मिट्टी से या गारे से या उन चीजों से बना हो तो उसको हम टेराकोटा आर्टिकल्स बोलते थे। वो बीड्स बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, गोल्ड एंड सिल्वर की, वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स बनाते थे। वो हर चीज उनको पता थी, हर चीज नोन थी। उन्हें बस एक चीज नहीं पता थी बच्चों, गोल्ड सिल्वर पता था, उनको आयरन नहीं पता था। आयरन तो लेटर वैदिक एज में मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट नोन टू द इंडस सिविलाइजेशन। कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज तो ब्रॉन्ज एज ही है इंडस सिविलाइजेशन। गोल्ड, सिल्वर, लैपिस lazuli सब पता था उनको, बस क्या नहीं पता था, आयरन का नहीं पता था। वो कपड़े पहनते थे किसके, वूल्स एंड कॉटन के। आपको पता है इंडिया में सबसे पहले कॉटन का कल्टीवेशन हुआ, कि सबसे पहले कॉटन की टेक्सटाइल बनाई गई। तो इंडिया इज वन ऑफ द एडवांस नेशन। जब समय हम माना जाता है कि जो इजिप्ट की ममीज है, तो ना इजिप्ट की जो ममीज है वो भी इंडियन कॉटन में रैप की गई है। हमारा कॉटन इतना फेमस, जैसे आज भी बहुत सारी चीजें फेमस होती है ना फॉरेन की, हमारा कॉटन बड़ा फेमस, ठीक है। उनकी जो स्क्रिप्ट थी जिसमें वो लिखते थे बच्चों, वो थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, और उसे लोगोसाइलेबिक बोलते थे, लोगोसाइलेबिक। स्क्रिप्ट का मतलब पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है कि पिक्चर से वो डेपिक्ट करते थे। जैसे कि अगर हाथी बना दे तो उसका मतलब हाथी, जैसे कि जैसे किसी की बहुत सारी सींग बना दी तो उसका मतलब कि वो 12 सींगा भी हो सकता था। तो ऐसे पिक्चर को डेपिक्ट करते थे। और लोगो सेलेबिक थे, जैसे कि आपने चाइनीज देखा होगा, चाइनीज जो हमारी स्क्रिप्ट होती है, चाइनीज स्क्रिप्ट में ऐसे सिर्फ अल्फाबेट यूज करते हैं ना, ABCD या ARE, ऐसे अल्फाबेट वहां पे हम यूज नहीं करते। उनका एक प्रॉपर साइन है जिसका मतलब सेम ही है। तो उनके वर्ड का एक पूरा का पूरा एक सिंबल होता है। तो यहाँ पे भी हम कुछ कुछ सिंबल की तरह यूज करते थे। जो स्क्रिप्ट थी वो थी बाउस फ्रीडोम। कौन सी स्क्रिप्ट थी बच्चों, बाउस फ्रीडोम। बाउस फ्रीडोम, जैसे कि हम आजकल दो तरह की स्क्रिप्ट होती है, जैसे हिंदी है, हिंदी लिखी जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि उर्दू है, उर्दू लिखी जाती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बट उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी बाउस फ्रीडोम, जो पहले लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, और दूसरी लाइन कैसी होती थी, लेफ्ट टू राइट। तीसरी लाइन कैसी होती थी, राइट टू लेफ्ट। चौथी लाइन कैसी होती थी, लेफ्ट टू राइट। और ये ऐसी जो अल्टरनेटिव लाइंस होती है उनको कौन सी स्क्रिप्ट बोलते हैं, बाउस फ्रीडोम स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और आज तक भी वो स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं की जा सकती, पढ़ी नहीं जा सकती, पता नहीं पढ़ने लायक थी भी नहीं, क्योंकि हमें पता था कि वो पिक्टोग्राफी के लोगो सिलेबिक है। उनकी जो जनरली वो पिक्चर्स को यूज करके अपनी बातों को ट्रांसफर किया करते थे, ऐसे कोई अल्फाबेट यूज नहीं करते थे, ठीक। नेक्स्ट बच्चों उनकी इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी इकोनॉमी कैसी थी। इकोनॉमी बच्चों, ऑब्वियसली इकोनॉमी, जैसे आज हम इंडिया की इकोनॉमी बात करूं, आज 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, okay, that is dependent on the tertiary sector, and kuch population is dependent on the secondary sector. This is the today's configuration of India's economic scenario और ये situation। तो उस समय पे भी कोई ना कोई सिचुएशन रही होगी। तो ट्रेड हम देखते हैं कि उस समय पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी ट्रेडिंग पे चलती थी। हमारे ट्रेड रिलेशन थे, बहुत दूर दूर तक हमारे ट्रेड रिलेशन थे। लाइक हमारे इराक से मेसोपोटामिया, पर्शिया, ईरान, ओके, चाइना से हमारे ट्रेड रिलेशन थे। बहुत सारे ट्रेड रिलेशन हमारे ऑलरेडी थे, ठीक है, ये हमने देखा। इवन मेसोपोटामियन टेक्स्ट में एक जगह का जिक्र हुआ है जिसका नाम था मेलुआ। और लोग कहते हैं कि भाई जो मेलुआ था
उसको इंडस रीजन, जो आज का इंडस रीजन है, उस रीजन को मेसोपोटामिया में क्या बुलाते थे, मेलुआ बुलाते थे। तो इससे हमें पता लगा कि हम कहाँ तक ट्रेड करते थे, इवन मेसोपोटामिया तक भी ट्रेड करते थे। ये सिर्फ देखो कैसे तो हम हिस्ट्री को रिकलेक्ट करते हैं, कुछ टेक्स्ट उनका पढ़ लिया, कुछ टेक्स्ट अपना पढ़ लिया, फिर सबको मिलाया और फिर अज्यूम किया कि यार ये तो उसकी बात कर रहा है, ये उसकी बात है, ठीक है। तो भाई मेलुआ के बीच में, मेलुआ और दिलुमन, पर्शियन गल्फ और मकरन कोस्ट, ओमान, यहाँ पे कुछ ट्रेड हुआ करता था। तो हमें पता लग गया भाई दिलुमन पर्शियन गल्फ का नाम था और जो मकरन कोस्ट थी वो ओमान का नाम था, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें पता है एग्जैक्टली देखो ना, हमें कोई कॉइन्स मिले ना हमें कुछ मिला, तो हमें नहीं पता कि वहां पे ट्रेड कैसा होता था। जब कॉइन्स नहीं मिले तो हमें कैसे पता लगा होगा? तो हम कहते हैं कि वहां पे बार्टर ट्रेड होता था। बार्टर मतलब एक गुड्स दो दूसरा गुड लो। अगर हमें कॉइन मिलता तो हमें पता लग जाता कि भाई आज की तरह वहां पे भी करेंसी चलती थी। ये कह रहा है कि हड़प्पा को देख के लगता है कि हड़प्पा को देख के लगता है कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो कोई रूलर नहीं, उन्हें मर्चेंट चला रहे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्हें चला रहे थे। जैसे आज भी अडानी अंबानी, ये ऑल आर कंसिडर्ड अ बिग मर्चेंट्स, अ बिग बिजनेसमैन। तो अगर आज के देश को चलाए तो दैट इज रूल्ड बाय द मर्चेंट। और ये चीजें हमें अज्यूम कैसे की कि भाई मर्चेंट को चला रहे थे? ऑब्वियसली हमने देखा होगा कि जो ये मेटल्स जैसे कि जो ब्रिक्स हैं उनका बड़ा स्टैंडर्डाइज साइज है। जो हम जो वेट एंड मेजर्स यूज करते थे वो भी बड़े स्टैंडर्ड थे। पूरी आपको पता है ना, मांडा से लेके दैमाबाद और यहाँ पे आलमगीरपुर से लेके को बड़ा ही यूनिफाइड सिस्टम था और बिल्कुल सब चीज परफेक्ट थी। तो हमने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं मर्चेंट ने उन्होंने किया होगा। सील्स और फॉर्म आपने पता होगा बच्चों, कहीं पे आपने देखा होगा एडिडास का एक लोगो होता है, नाइकी का एक लोगो होता है, रिबॉक का एक लोगो होता है। और हमने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सील होती है जिससे पता लगता है कि भाई वो चीज अभी अनपैक्ड है, सॉरी अभी अनओपन्ड है, उसे खोली नहीं जा सकती। उस समय पे भी सील हुआ करती थी, लाइक ट्रेडमार्क और लोगो। जनरली जो सील होती थी वो एक तरह के पत्थर की या बनती थी, पत्थर का नाम था स्टेटाटाइट। क्या नाम था बच्चों? स्टेटाटाइट उस पत्थर का नाम था। अगर उसके ऊपर ही अपना लोगो ट्रेडमार्क बना के पता लगता था कि भाई ये जो जो लोगो है वो किस मर्चेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे रिलायंस का है, उसके ऊपर गोदरेज का निशान है, तो उससे हमें पता लगता था। पर्पस मेड ऑफ स्टेटाइट, पर्पस कैरिंग द नेम ऑफ द मर्चेंट और टू मार्क ऑनरशिप। अब सील का जो मेजर पर्पस था वो ये बताना था कि कौन से मर्चेंट से जुड़ा है या किसका ओनरशिप। सील इज लाइक किसके ऊपर लिखा है, जैसे मैंने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया उस पर लिखा था ना, आज पेपर पे लिखा था कि दिस इज शिप टू द अभिनंदन तायल लाइक रेजिडेंट या रेजिडेंशियल एड्रेस दिस। तो वो भी एक तरह का उस समय पर पत्थरों को यूज करते थे हम ऑनरशिप को मार्क करने। हमने देखा है कि हमने सील्स को भी कभी कभार एम्यूलेट्स की तरह, जैसे ताबीज की तरह भी सील्स को हमने पहनते देखा है। जैसे कि हमने देखा कि एक सील के ऊपर बुल का निशान बना है। तो लोग में भी सील्स को कैसे यूज करते थे? ताबीज की तरह भी यूज करते थे। वैसे जो मेन यूज था वो था जो मैंने अभी आपको बता दिया। जब कॉइन्स नहीं मिले तो हमने सोचा कि वहां पे क्या सिस्टम रहा होगा? बार्टर सिस्टम रहा होगा। अगर बार्टर सिस्टम नहीं रहा होगा तो हमें कॉइन्स मिलते, बट हमें कॉइन्स नहीं मिले इसलिए हमने सोचा बार्टर सिस्टम रहा होगा। तो वेट एंड मेजर्स से वो बड़े स्टैंडर्ड थे। जैसे कि आज हम भी कोई किसी मार्केट में लेने जाते हैं तो 250 ग्राम, हाफ केजी, 1 केजी, 5 केजी, 2.5 केजी, ये हमारा स्टैंडर्डाइज्ड वेट होता है। और थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां पे भी स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स वो यूज करते थे। ये नहीं कि गुजरात में कुछ और चल रहा है, यूपी में कुछ और चल रहा है। देखो हर जगह स्टैंडर्डाइज है, जो गुजरात में चल रहा है वही क्या चल रहा है, वही यूपी में चल रहा है। तो वन जो उनके वेट एंड मेजर्स हुआ करते थे उनकी डिनोमिनेशन क्या हुआ करती थी? 1, 2, 8, 16, 32 एंड 64 सो ऑन। डेसिमल मल्टीपल्स फॉर हायर डिनोमिनेशन 160, 320, 640, मतलब हर चीज बड़ी ही स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में थी और एक कंसिस्टेंट फॉर्म में थी, ठीक है। इंपोर्टेंट आइटम्स जो वो जहां से मंगाया करते थे, जैसे कि गोल्ड को जनरली मंगाया करते थे अफगानिस्तान और कोलर। कोलर तो आपने सुना ही है, केजीएफ मूवी देखी होगी, कोलर गोल्ड फील्ड। तो बच्चों कोलर से, वो जो कोलर गोल्ड फील्ड जो आज हम मूवी देख रहे हैं वहां से ये गोल्ड मंगाया करते थे और वहां पे आज भी गोल्ड निकल रहा है। कॉपर खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान पाकिस्तान से हम कॉपर मंगाते थे। टिन हम मंगाते थे अफगानिस्तान और ईरान से। लेपिस लजूली करके एक पत्थर हुआ करता था वो अफगानिस्तान से। सिटेटाइट करके एक पत्थर हुआ करता था वो कहाँ से? ईरान से हम मंगाया करते। तो पूछते हैं कि भाई लैपिस लजूली कहाँ से मंगाते? तो आपका आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान से मंगा लेते। अगर हम रिलीजन की बात करें तो हमें मंदिर एक्सेट्रा नहीं मिले। आपको कोई भी हड़प्पन का टाइप का मंदिर आपको नहीं मिला। और हड़प्पा के, अगर मैं हड़प्पा के मतलब एडवांसमेंट की बात करूं तो बच्चों जो आज भी हड़प्पा शहर में या मोहनजोदाड़ो शहर में तो आज भी ईंटें निकल रही है, उससे पाकिस्तान रोड बिछा रहा है। पता है आपको?
हड़प्पा से ईंटें निकाल के पाकिस्तान में रोड बिछ रही है और वो ईंटें आज भी काम कर रही है। तो सोचो कितनी मजबूत ईंटें होंगी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय की होंगी और आज तक काम कर रही है। ये बताता है कि हड़प्पा की एडवांसमेंट कितनी थी। आपने सुना होगा बच्चों, मेहरौली में एक आयरन मिलर है। मेहरौली में जो आयरन मिलर है उस पर आज भी रस्टिंग नहीं है। और आप मार्केट से कोई भी लोहा लेके आओ, आप देखना कि आज 2 साल के बाद, 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, अगर आप उस पर क्या नहीं करते, उसके ऊपर पेंट नहीं करवाते, तो बच्चों वो क्या कर जाता है, रस्ट खा जाता है। बट देखो वहां पे कोई भी रस्ट का निशान नहीं था। तो इट वॉज अ ग्रेट थिंग। रिलीजन की बात करें, आइडल वर्शिप होती थी। मानते हमें कैसे पता लगा कि हमें वहां पे पैलेस मिला। पैलेस का मतलब बच्चों शिवलिंग टाइप कुछ मिला। फीमेल के सेक्स ऑर्गन को भी पूजा जाता था, जैसे आज भी फीमेल के सेक्स ऑर्गन को असम में कामाख्या देवी मंदिर में पूजा जाता है, वैसे उस समय पर भी पूजा। तभी तो हम कहते हैं कि हम उन्हीं के वंशज से। कहीं ना कहीं आज भी हम लिंग को पूजते हैं, शिवलिंग को। आज भी हम फीमेल के सेक्स ऑर्गन को पूजते हैं। कामाख्या देवी टेम्पल, बहुत मंदिर में बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, वहां पे ऐसा सब कुछ किया जाता है। कोई भी टेम्पल हमें नहीं मिला तो हम इसके टेम्पल के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जनरली वर्शिप करते थे वो 2 तरह के भगवान की, एक थी मदर गॉडेस और एक थी पशुपति महादेवा। पशुपति महादेवा को प्रोटो शिवा भी बोला जाता है कि भाई जो शिवा थे उनकी जो पहली फॉर्म थी वो कौन थे, पशुपति महादेवा। तो वो फैलस और जो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन में उनकी पूजा करते थे। मदर गॉडेस की पूजा करते थे पशुपति महादेव, जिन्हें प्रोटो शिवा भी बोला जाता है। एक योगिक पोस्चर में एक आदमी बैठा हुआ था, 3 फेस डाइटी था, मतलब उनके 3 सर थे, जैसे आज भी हम देखते हैं। सिटिंग इन योगिक पोस्चर, जैसे कि योगा कर रहे हो, जैसे शिव जी बैठते हैं कैलाश पे। सराउंडेड बाय, उनके एक साइड में एलिफेंट बैठा था, टाइगर बैठा था, बफेलो, राइनोसेरोस और 2 डियर उनके पैर पे बैठे थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई साहब जो वहां पे जो योगिक पोस्चर में पशुपति महादेव मिले थे, उनके पास में कौन सा जानवर नहीं था? एलिफेंट था, टाइगर था, बफेलो था, राइनोसेरोस था। क्या यहाँ पे लायन दिख रहा है? लायन नहीं था। तो एग्जाम में आपको क्या डाल के देगा? लायन। एग्जाम में वाला ये भी पूछ सकता है कि क्या लायन वाज नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? और बच्चों हमें कैसे पता लगेगा लायन नोन था या नहीं? क्योंकि हम ये सील विल देखते हैं तो हमें देख के पता लगता है कि भाई लायन था या नहीं था। हमें यहाँ पे लायन नहीं मिला तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद लायन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों को पता ही नहीं होगा। पीपल ऑल्सो वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स। आज भी हम बरगद की पूजा करते हैं, हम आज भी जानवरों की, नंदी हो गया, इवन हम नाग पंचमी में नाग की पूजा करते हैं, हम मोर की पूजा करते हैं। तो ये सब चीजें हमारे उस समय पर भी एक यूनिकॉर्न की पूजा की जाती थी और हम की। अब यूनिकॉर्न आज की तरह घोड़ा था या वो बैल था ये नहीं पता। तो उस समय पर एक जानवर था जिसके ऊपर ऐसे हमें एक पॉन टाइप था जनरली। अब वो जो राइनोसेरोस भी हो सकता है, क्योंकि राइनोसेरोस में तो आपने देखा ही ना, राइनोसेरोस के क्या होता है, राइनोसेरोस के एक हॉर्न टाइप होता है उसकी नोज के ऊपर। तो मे बी वो राइनोसेरोस हो जो हम क्या समझ रहे हैं, जिसे हम यूनिकॉर्न समझ रहे हैं। तो यूनिकॉर्न वो जो फेरी मूवीज में नहीं दिखाते, वो वाला यूनिकॉर्न ना हो तो मे बी क्या पता राइनोसेरोस हो। बट वो यूनिकॉर्न की और हम्पबुल, हम्पबुल का मतलब क्या होता है, जिसके पीठ पे कुछ निकला होता है, दैट इज हम्पबुल। उनकी वो पूजा करते थे। बड़े रिचुअलिस्टिक थे, कुछ रिचुअल्स, कुछ हमने देखा वहां पे कि भाई एक ग्रेट बात करके एक बहुत बड़ा नहाने का कुंड मिला जो मिला मोहनजोदारो में। एक हमें फायर अल्टार्स मिले, जैसे कि हवन जहाँ पे होता है, वो हमें मिला कालीबंगम में। हमने देखा कि वो अपने डेड बॉडीज को प्लेस करते थे नॉर्थ टू साउथ ओनली। नॉर्थ को तरफ को उसका सर होता था और साउथ की तरफ को उसका पैर होता था। ये उनकी कुछ खास बात थी। अकम्पेड विद, और जब वो उनकी जो भी ग्रेव होती थी, कब्र होती थी, उसमें फूड भी रखते थे, पोट रखते थे, ऑर्नामेंट रखते थे, टूल्स रखते थे। इससे हमें ये पता लगता है कि शायद उन्हें लगता था कि जो कहते हैं ना, उन्हें ये लगता था कि मरने के बाद भी जिंदगी है। शायद उन्हें ये लगता था, इसलिए वो ऐसा करते होंगे। मेथड ऑफ बरियल देखें तो बच्चे कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल और क्रीमेशन वहां पे होता था। कंप्लीट बरियल का मतलब कि कंप्लीटली दबा दिया करते थे। फ्रैक्शनल बरियल का मतलब हुआ करता था कि शायद पहले क्रीमेट करते थे और फिर बाकी बची चीज को बरी क्या करते थे, दबाया करते थे। या फिर क्रीमेट, क्रीमेट का मतलब होता है जलाना, जो आजकल हिंदू में होता है दैट इज द क्रीमेशन, और जो मुस्लिम में होता है दैट इज बरियल। अगर कंप्लीटली किसी बॉडी को दबा दो तो कंप्लीट बरियल, पहले उसको क्रीमेट करो और फिर उसको दबाओ तो फ्रैक्शनल बरियल, और अगर उसको जला ही दो तो दैट इज क्रीमेशन। तो उस समय पे भी तीनों चीजों से हम इंसान को अलविदा बोला करते थे। ओके, एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रोड्यूस कॉटन प्रोड्यूस करते थे, और इंडिया इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन दैट यूज्ड कॉटन टेक्सटाइल। इवन कहते हैं कि कॉटन का इन्वेंटरी या उसका जो इन्वेंशन है वही कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। हम और भी बहुत सारी चीजें उगाते थे, वीट, बार्ले, राइस, ग्रेप्स, मेहंदी एक्सेट्रा।
हम डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, जैसे कि कैटल, बफेलो, गोट्स, कैट्स, डॉग एक्सेट्रा। एलिफेंट एंड राइनोसोरस पता ही था, मैंने आपको बताया, क्या पता वो यूनिकॉर्न राइनोसोरस कोई वो वाला घोड़ा ना हो जो हम मूवीज में देखते हैं। और नॉट हॉर्स सेंट्रल सिविलाइजेशन, कहते हैं कि हॉर्स भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पता नहीं था, बट एक जगह एक साइट है सुरकोतड़ा, कहते हैं कि जो सुरकोतड़ा साइट है वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें घोड़े के रिमेन्स मिले एट सुरकोतड़ा। तो वैसे हॉर्स वाज नोन, कहीं पे लिखा है कि हॉर्स वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई कहता है कि सुरकोतड़ा में रिमेन्स मिले। वैसे आप सुरकोतड़ा में रिमेन्स मिले इसके साथ जाना वही बेस्ट आंसर होगा। कोई भी चीज जो डेवलप होती है वो एक दिन एंड भी होती है, जैसे कि कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एंड क्यों हो गई, कि वहां पे आर्यन का इन्वेजन हो गया, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो गया, रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया। और जब रिवर ने अपना रास्ता, देखो पहले जो लोग रहते थे वो रिवर के किनारे रहते थे, आज भी आप देखते हैं बहुत सारे शहर, हैदराबाद मूसे के किनारे, दिल्ली यमुना के किनारे, आगरा यमुना के किनारे, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी ये गंगा के किनारे। तो आज भी हम देखते हैं जितने भी बड़े शहर होते हैं वो सब गंगा किनारे या किसी रिवर के किनारे होते हैं। उस समय पर भी रिवर के किनारे हुआ करते थे, क्योंकि रिवर वाज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर। तो कहते हैं कि भाई जब रिवर ने अपना डायरेक्शन चेंज कर ली तो अभी भी वहां के लोगों ने क्या किया होगा, वहां के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी और सिविलाइजेशन का एंड हो गया। कोई कहता है रिवर ने चेंज कर लिया, कोई कहता है कि रेनफॉल खत्म हो गई, रेनफॉल लो हो गई थी इसलिए लोग खत्म हो गए। और ये कुछ रीजन आपको पता नहीं, आपको कैसे आप भी सोच सकते हो कि आप कैसा हो सकता है, कि कोई कहता है कि वहां पे बाढ़ आ गई, कोई कहता है लो रेनफॉल, कोई कहता है बाढ़ आ गई, कोई कहता है अर्थक्वेक आ गया, कोई कहता है नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, कोई कह रहा है कि घग्गर रिवर जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर थी या वन ऑफ द इंपोर्टेंट रिवर थी वो सूख गई। तो भाई सबकी अपनी अलग अलग थियोरी है, ठीक है। तो आप देखो ये सारी थियोरीज है, थियोरीज ही हम बना सकते हैं, हम और कुछ कर नहीं सकते। हमें लगता है कि ये पॉसिबल ना होगा, ये पॉसिबल ना होगा, डिफरेंट राइटर्स कुछ ऐसा लगा और जो हमें वहां पे स्टडी करके लगा होगा हमने वो चीज को बोल दी। ओके, कुछ नोट बता देता हूँ। ओनली इंडस साइट विद नो सिटाडेल, तो एक इकलौती ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट जिसके पास सिटाडेल नहीं था, सिटाडेल मतलब अपर पार्ट नहीं था, उसका नाम था चुनहुदाड़ो। क्या नाम था बच्चों? चुनहुदाड़ो। ओनली इंडस वैली साइट जहां पे सिटाडेल नहीं था, सब प्लेन था और लोअर टाउन। एक और कहता है कि ओनली हड़प्पन सिटी दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने देखा कि हड़प्पन सिटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स। और ये चुनहुदाड़ो सिर्फ एक पार्ट में थी। जनरली हड़प्पन सिटी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ करती थी, वन इज द सिटाडेल अपर पोर्शन और अनदर इज द लोअर पार्ट जहां पे कॉमन लोग रहते थे। बट एक सिटी ऐसी थी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, उसका नाम क्या था? धोलावीरा। एग्जाम में बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन आता है कि भाई विच सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो आंसर क्या होगा? धोलावीरा। जो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स है, बढ़ लेंगे हम उसका नाम इंडस नाम दे दे, बट जो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स है वो हमें मिली घग्गर, हाकरा, ये 2 रिवर थी उसके किनारे मिली। देखो आपका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे कि वहां पे बहुत सारी चीजें कहीं पे मिली, जैसे मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। भाई हड़प्पा सिटी थी, उसको उसके जो फाउंडर थे वो थे दयाराम, उसके फाउंडर नहीं, उसके खोजकर्ता जो थे वो थे दयाराम सानी। और 1921 में पहली बार हड़प्पा सिटी हमें मिली, तब हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन का पता लगा। हड़प्पा की जो सिटी थी वो रावी में थी, रावी के किनारे थी, पाकिस्तान में थी। वहां पे कुछ हमें इंपोर्टेंट चीजें मिली, जैसे कि 2 rows of 6 गैलरीज मिली, रेड सैंडस्टोन मेड डोरसो मिला। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रेड सैंडस्टोन मेड टोर्सो, टोर्सो मतलब बच्चों ये अपर वाला पोर्शन, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन इसे हम टोर्सो बोलते हैं। तो ये अपर ये कहां मिला? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप उसको आपको मैंने देखो 2-3 का मैं बना के लाया। जैसे कि आपको कोई पूछे कि भाई हड़प्पन मोहनजोदाड़ो एक सिटी थी, उसके फाउंडर कौन थे? आर डी मनजी। ईयर कौन सा था? 1920। मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड बुलाते थे। और बच्चों ये इंडस के किनारे थी पाकिस्तान में, ठीक है। वहां पे हमें क्या मिला? मल्टी पिलर होल मिला, ग्रेट बाथ मिला, अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली, अ सील विद पिक्चर ऑफ पशुपति, जो मैंने आपको बताया उनके किनारे कुछ जानवर थे, एक नाचती हुई ब्रॉन्ज की हमें प्रतिमा मिली, ग्रेट ग्रैंड मिली, स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन मिला मेड अप ऑफ स्टेटाइट। ये सब हमें कहां मिल रहा है? मोहनजोदड़ो। तो इससे हमें इसी समझ में आई कि भाई साहब हड़प्पन जो सिटी थी उसके जो फाउंडर थे वो, उसके जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम सानी, और रावी के किनारे थे, वहां पे 2 मेन चीजें मिली। ये मोहनजोदड़ो जिसके थे राहुल दास बनर्जी, 1922 की बात है, माउंट ऑफ डेड मोहनजोदड़ो को बुलाते थे, इंडस किनारे सिटी थी। और ये कुछ इंपोर्टेंट चीजें मिली। राख की गढ़ी इंडिया की लार्जेस्ट वेपन साइट है। वैसे अगर ओवरऑल देखी जाए सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदड़ो। और राख की गढ़ी को इंडिया की लार्जेस्ट साइट माना जाता है। अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि एक सिटी है लोथल, एक सिटी है धोलावीरा, एक सिटी है रोपड़, एक सिटी है, और बहुत सारी सिटीज है। आपको पता लगाना है कि कौन सी सिटी किस नदी के किनारे थी और फिर वहां पे क्या हमें इंपोर्टेंट चीज मिली। जैसे कि भाई रोपड़ जो सिटी है वो सतलज के किनारे थी,
और वहां पे हमें मिला अ डो बरीड विद मैन, ये हमें रोपड़ मिला। जैसे कि एक सिटी थी कालीबंगम, जहां पे हमें मिले 5 अल्टास, और कालीबंगम का मतलब होता है काली चूड़िया, और बच्चों आपको पता है ये चूड़िया राजस्थान में बहुत पाई जाती है। कालीबंगम आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आप बताओ कालीगंगन कौन सी नदी है? घग्गर नदी। एक साइड थी बनावली, बनावली भी गंगा घग्गर नदी किनारे थी, और हरियाणा में, हरियाणा के स्टेट। तो इतनी जगह, इतनी सिटीज आपको याद करनी पड़ेगी, और ये आपका होमवर्क है, आपको याद करनी पड़ेगी। हमारे कोचिंग की साइड से संदीप सर ने आपको एक बुक दी हुई है जीके की, उसमें ऐसे टेबल्स मिले हुए हैं, तो आप उन टेबल्स को जरूर पढ़ के जाइएगा। चलो आज की क्लास हम कोशिश करते हैं, खत्म करते हैं, और आप, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा पाया होगा, और आप क्या कर सकते हो, आप कोई टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर देखें। ओके, जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.